सो वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में। मतलब आज का वीडियो ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के लिए एक टॉपिक का वीडियो है। इसमें हम प्लैनेटरी मोशन के बारे में जानेंगे कि प्लैनेट्स किस तरीके से मोशन करते हैं, प्लैनेट्स किन रूल्स को फॉलो करते हुए मोशन कर रहे हैं, उसको हमको समझते हैं। चलो, अगर हमें मुझे प्लैनेट्स को समझना है कि प्लैनेट किस तरीके से मोशन कर रहे हैं। प्लैनेट्स आप लोग जानते हो, जैसे आपने 9 प्लैनेट्स अपन समझते हैं। अगर प्लूटो को हटा दें तो 8 प्लैनेट समझते हैं। अर्थ भी एक प्लैनेट है जो कि सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा होता है, गोल गोल घूम रहा होता है। तो वो किस तरीके से घूम रहा होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, देखिए, जस्ट फिजिक्स में हम क्या करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि अगर हम एक एटम को देखें तो एटम के बीच में आपका न्यूक्लियस होता है और आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर हम अर्थ और मून के पेयर को देखें तो हम देख सकते हैं कि अर्थ हमारा बीच में रहता है और मून उसके गोल गोल घूम रहा होता है। अगर मैं सन और अर्थ के पेयर को देखूं या सन या किसी दूसरे प्लैनेट के पेयर को देखूं तो सन मेरा बीच में है और वो प्लैनेट गोल गोल घूम रहा होता है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है या इसको एनालिसिस करने के लिए हम किस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली थ्योरी क्या बोलती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली थ्योरी ये बोलती है, जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक पत्थर एक रस्सी से बंधा हुआ है, एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो उसकी एक नेचुरल वेलोसिटी है कि वो बाहर की तरफ जाना चाहती है, लेकिन ये स्ट्रिंग क्या करता है, इसको नीचे की तरफ खींच के रखता है। ये स्ट्रिंग इसको नीचे की तरफ खींच के रखता है, तो उससे क्या होता है, बार बार इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होता है, देखिए ये पत्थर मेरा इधर जाना चाहता है और ये स्ट्रिंग इसको अंदर खींचना चाहता है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज होने से ये पत्थर मूव करके यहाँ आ गया। यही प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है और ये गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट बोलते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए, इसी पेयर को अगर मैं वैसा देखूं, कैसा, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये मेरा एक वो है, इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है और ये मेरा आपका बीच में न्यूक्लियस है। मैंने बोला न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, उसमें भी ये थ्योरी काम कर रही होती है। अगर मैं यहाँ पे इसको अर्थ समझूं, मैं समझू कि यहाँ पे अर्थ है और ये मेरा मून है, मतलब मैंने क्या बोला, अर्थ और मून का पेयर समझा। जब मैं अर्थ और मून का पेयर समझ रहा हूं तो मेरे पास एक इनविजिबल सी स्ट्रिंग है। उस इनविजिबल सी स्ट्रिंग को मैं ग्रेविटेशन बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा हूँ। तो ये मून भी खुद बाहर भागना चाहता है। मून के पास एक खुद की वेलोसिटी है। बिग बैंग थ्योरी की वजह से क्या हुई, एक्सपांशन की वजह से क्या होता है कि मून के पास अपनी एक वेलोसिटी है, ये बाहर की तरफ जाना चाहता है। लेकिन अर्थ ने क्या किया हुआ है, ग्रेविटी की वजह से इस मून को अपनी तरफ रोक के रखा हुआ है और रोकने की वजह से क्या हो रहा है, ये मून गोल गोल घूम रहा है। ठीक, तो हम यहां देख रहे हैं कि सेम वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली थ्योरी यहां भी काम कर रही है। अगर मैं इसी पेयर को ऐसे समझूं कि यहाँ इसको मैं बोल दूं सन, इस वाली बॉडी को मैं सन बोल दूं और इस वाली बॉडी को मैं अर्थ बोल दूं, तब भी मैं यही देखूंगा कि अर्थ अपनी वेलोसिटी के साथ बाहर जाना चाहता है, लेकिन सन क्या कर रहा है, सन अर्थ को पकड़े हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि उसमें मास है, वो अर्थ को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। उससे क्या हो रहा है, अर्थ अपनी नेचुरल वेलोसिटी के साथ यूनिवर्स में बाहर निकल जाएगा, लेकिन सन क्या किया हुआ है, उसको रोक के रखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ उसके गोल गोल घूम रही है। तो अगर मैं प्लैनेटरी मोशन को समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही कंसेप्ट दिमाग में रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, और दूसरा कंसेप्ट हमको आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट, सारे मास एक दूसरे के इर्द गिर्द बंधे हुए हैं और गोल गोल रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक, इसको डिटेल में समझा है आपके एक साइंटिस्ट, उनका नाम है केप्लर्स। तो केप्लर्स ने केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया हुआ है। केप्लर्स के 3 लॉ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम इन 3 लॉ को पढ़ते हैं तो प्लैनेटरी मोशन को हम ठीक तरीके से समझ पाएंगे और उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारा डेटा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केप्लर्स के फर्स्ट लॉ के बारे में। जैसे अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो मेरा प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड में, तो वो किस कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, लेकिन केप्लर्स ने जो अपना फर्स्ट लॉ दिया है, केप्लर्स ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ केप्लर है वो क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ केप्लर कहता है कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। अगर आप इलिप्स को समझोगे या इलिप्टिकल ऑर्बिट को समझोगे तो वो कैसा होता है, वो इस तरीके का होता है। ये एक इलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं इलिप्स के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे को 2 एक्सिस देखने को मिलती है। एक एक्सिस को हम कहते हैं मेजर एक्सिस और एक एक्सिस को हम कहते हैं माइनर एक्सिस। ये छोटी वाली जो एक्सिस है क्या कहलाती है, ये कहलाती है मेरे पास माइनर एक्सिस। और ये जो बड़ी वाली एक्सिस है, इस बड़ी वाली एक्सिस को हम कहते हैं मेजर एक्सिस।
ठीक। सर्कल को अगर हम देखें तो सर्कल और इलिप्स बिल्कुल एक जैसा ही होता है, सर्कल और इलिप्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैसा? सर्कल में अगर मैं देखूं तो ये दोनों ही एक्सिस आपस में बराबर होती है, जिसको अपन डायमीटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। लेकिन जब मैं इलिप्स को देखूंगा तो मेरे को ये दोनों ही एक्सिस बराबर नहीं मिलेगी। एक मेरे को छोटी एक्सिस मिलेगी जिसको मैं इंग्लिश में बोल देता हूं माइनर एक्सिस, और एक मेरे को बड़ी एक्सिस मिलती है, इसको मैं क्या बोलता हूं? मेजर एक्सिस। सर्कल को हम देखें तो हमको बीच में एक सेंटर मिलता है और ये मेरे को रेडियस मिलता है। इस इलिप्स में भी मेरे को एक सेंटर मिलता है, लेकिन रेडियस मेरे अलग अलग हो जाते हैं। मेजर एक्सिस की रेडियस थोड़ा ज्यादा होता है, माइनर एक्सिस का रेडियस अलग होता है। इलिप्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इलिप्स में सेंटर के साथ साथ दो फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, और इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन फोकाई बोलते हैं। फोकाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि फोकस जो है सिंगुलर वर्ड है और फोकाई जो है मेरा प्लूरल वर्ड है। तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा इलिप्स के बारे में बता दिया। इलिप्स में हमने बोला कि ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस। तो केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है? केपलर्स का फर्स्ट लॉ बोलता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड गोल गोल घूमते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। और सन कहां रखा रहता है? सन मेरा किसी एक फोकस पे इमेजिन आप कर सकते हो, किसी एक फोकस पे मेरा सन रखा हुआ है और ये सारे प्लैनेट्स में गोल 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 घूम रहे हैं। अब देखिए यहां पे बात आती है कि इलिप्टिकल क्यों है या कैसा है, जिसके कॉज या रीजन के पीछे मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इन शॉर्ट में आप ऐसा समझ सकते हो कि बिग बैंग थ्योरी से हमारा क्या हुआ? यूनिवर्स का एक्सपांशन हुआ है। हम ये इमेजिन करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या है, सारा मास एक जगह पे कंसंट्रेटेड था और उसमें एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट की वजह से सारे मास पार्टिकल्स आगे की तरफ निकल गए। एक बड़ा मास पार्टिकल निकला, लेट अस सपोज दैट मैंने उसको सन बोल दिया। उसके पीछे पीछे एक दूसरा मास पार्टिकल आया, उसको मैंने क्या बोल दिया? लेट अस सपोज दैट अर्थ बोल दिया। अब जहां पे सन है, सन जहां पे है वो अपनी मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करके रखा हुआ है, और जैसे ही उस फील्ड के अंदर अर्थ आया तो अर्थ उसकी फील्ड में ट्रैप हो गया, और ट्रैप होने के बाद क्या, वो गोल गोल घूमना स्टार्ट हो गया। ठीक। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं लेट अस सपोज दैट मैं यूनिवर्स हूं और मैं खड़े खड़े एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं कैसा सर्कल ड्रॉ करूंगा? मैं सिंपली एक सर्कल ये ड्रॉ कर दूंगा। बट अगर मैं खुद कंटिन्यूअसली मूव कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली एक्सपांड कर रहा हूं, मोशन में हूं, अगर उस वक्त मैं एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूं, मतलब मैंने क्या कर रहा हूं? मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं और वो भी मूव करता हुआ सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, तो कैसा सर्कल ड्रॉ होगा? तो मेरा एक एलिप्टिकल ड्रॉ हो जाएगा, सर्कल ड्रॉ नहीं होगा, एक इक्लिप्स बन जाएगा। तो एक्चुअली सन, प्लैनेट्स, ये जितनी भी चीजें वो सब के सब एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और मूव करने के साथ साथ सर्कुलर पाथ भी बना रही हैं। इसलिए होता ये है कि जो मेरा पाथ बनता है वो सर्कुलर पाथ नहीं बनता, बल्कि कैसा पाथ बनता है? एक एलिप्टिकल पाथ बनता है। और जब इलेक्ट्रिकल पाथ बनता है तो एक बार जो प्लैनेट है वो सन के काफी करीब आ जाता है और एक बार प्लैनेट सन के काफी दूर पहुंच जाता है। तो किसी एक फोकस पे, किसी एक फोकाई पे हमने सन को रख दिया हुआ है, और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। लेट अस सपोज दैट मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, या मार्स की बात कर लेता हूं, या आपके वीनस की बात कर लेता हूं, जुपिटर की बात कर लेता हूं, ये सारे किस फॉर्म में करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में करते हैं। ठीक। तो ये बात तो समझने की हो गई कि हमारा नॉलेज को हम रियलिटी के पास ले जा रहे हैं, लेकिन जब हम मैथमेटिकल एनालिसिस करने की बात करते हैं तो इसके इलिप्टिकल बिहेवियर को ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, हम सर्कुलर थ्योरी ही इस्तेमाल करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की थ्योरी का ही इस्तेमाल करते हैं। आपका ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr का ही इस्तेमाल करते हैं, रेडियस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैथमेटिकल एनालिसिस के टाइम पे हम सर्कुलर मोशन का ही इस्तेमाल करते हैं या सर्कुलर एनालिसिस का ही इस्तेमाल करते हैं, बट इन रियलिटी वो होता क्या है? वो इलिप्टिकल होता है। ये बात किसने समझाई थी? ये बात आपके केपलर्स के फर्स्ट लॉ के फॉर्म में साइंटिस्ट ने, केपलर्स ने समझाया था। तो ये कहलाता है मेरा केपलर्स का फर्स्ट लॉ। चलिए अब चलते हैं अपन केपलर्स के सेकंड लॉ पे। चलिए बात करते हैं केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की। तो केपलर्स का सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलता है कि द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज इट्स एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ ये तो हमने बोल दिया, अब चलिए इसके मतलब पे बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है केपलर्स का सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कई लोग कंफ्यूज होते हैं या बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है, लेकिन इसको अगर हिंदी में ओरली समझ लेते हो तो ये चीज बहुत इजी हो जाएगी। ज्यादा इसके वर्ड्स में उलझना नहीं है, कंसेप्ट को यहाँ पे समझ लेना है तो हमको ये क्लियर हो जाएगा। कैसा? हम क्या करते हैं, एक हमने ऑर्बिट बना ली, ऑर्बिट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम चलो एक्सिस बना ली, हमने यहाँ पे सन रखा दिया। लेट अस सपोज दैट ये मेरा अर्थ यहाँ पे है। ठीक, हमने इसको अर्थ बोल दिया। अर्थ अभी कहां बैठा हुआ है? अर्थ मेरा ए पॉइंट पे बैठा हुआ है। ठीक, मैंने बोला कि लेट अस सपोज दैट एक दिन के बाद अर्थ जो है थोड़ा सा मूव करके बी पॉइंट पे चला गया।
अर्थ मेरा ए पॉइंट पे है, एक दिन के बाद या कोई भी टी टाइम के बाद, लेट अस सपोज दैट टी टाइम के बाद, इसको मैं बोल देता हूं टी टाइम के बाद, ठीक है। तो टी टाइम के बाद जो मेरा अर्थ है वो ए से मूव करके बी पे पहुंच जाता है। अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं, एक लाइन स्ट्रेच करूं, रेडियस वेक्टर बोल दूं या सिंपली एक लाइन बोल दूं, अभी आप लोग लाइन समझ लो कि मैंने सन से ए तक एक लाइन ड्रॉ करी, सन से बी तक एक लाइन ड्रॉ करी, तो क्या होगा, मेरे को कुछ एरिया मिलेगा, कुछ मेरे को एरिया मिलेगा और ये मेरा एरिया कवर हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैं इमेजिन करता हूं कि अब अर्थ मेरा अभी इस जगह पे है, किस जगह पे है, लेट अस सपोज दैट सी पॉइंट पे है, ठीक है। और फिर टाइम टी इंटरवल के बाद सी से मूव करके कहां पहुंच जाता है, डी पे पहुंच जाता है। तो अगर मैं फिर एक रेडियल वेक्टर या सिंपली एक लाइन ड्रॉ करता हूं सन से सी पे और सन से डी पे, तो मेरे को एक नया एरिया मिलेगा। तो मैं ये देखूंगा कि जो एरिया मेरे को, लेट अस सपोज दैट इसको मैं ओ बोल देता हूं, जो एरिया मेरे को ओ ए बी का मिल रहा है वही एरिया मेरे को ओ सी डी का भी मिलेगा। दोनों ही कंडीशन में सेम एरिया होगा। मतलब केपलर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये देखा, इमेजिन किया कि भले मेरे पास ये कैसा भी ऑर्बिट बन रहा है, चाहे मैं उसको इलिप्टिकल कंसीडर करूं चाहे एक सर्कुलर कंसीडर करूं, टी टाइम इंटरवल में जितना एरिया ए से बी पॉइंट करने में मूव लेगा, ए और बी मेरे इमेजिनरी कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, जितना टाइम ए से बी में लग रहा है उतना ही टाइम सी से डी में लग रहा है। तो जो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया दोनों ही सेम टू सेम होगा। चलो फिर मैं मान लेता हूं, मैंने बोला आप कोई दूसरा पॉइंट में यहां इमेजिन कर लिया, फिर टी टाइम के बाद मैं क्या देख रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट मेरा घूम के यहां आ गया सी डी, तो इसको मैं ई बोल देता हूं और इसको मैं एफ बोल देता हूं। तो जो एरिया मेरा OCD बना रहा है वही एरिया मेरा OE और F भी बनाएगा। मतलब हर बार मेरा जो एरिया बनेगा वो बराबर बनेगा, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि अगर मेरा t टाइम इक्वल है, अगर मेरा t इक्वल है, तो मेरा जो एरिया बनेगा A वो भी इक्वल ही होगा। इसको हम बोलते हैं केपलर्स का सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसको अपन लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी कहते हैं। चलिए, इससे क्या होता है, इससे हमको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिल जाता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसा मिलता है कि इसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। एरियल वेलोसिटी से मतलब क्या हुआ, एरियल वेलोसिटी से मतलब हुआ कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, जिसको मैं डेल्टा ए अपॉन का डेल्टा टी बोलूंगा, वो क्या है, हमेशा कांस्टेंट जाता है। वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इसको चलो और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मैं बोला डेल्टा ए, लेट अस सपोज दैट मैंने बोला कि थोड़ा सा टाइम इंटरवल लेता हूं, मैं डेल्टा टी लेता हूं। अगर मैंने डेल्टा टी लिया हुआ तो मैं देखता हूं कि डेल्टा टी से क्या हो रहा है, छोटा सा एरिया कवर हो रहा है, वो एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बन जाएगा। अभी छोटा सा एरिया नहीं होगा, प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा बड़ा एरिया होगा, लेकिन बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, और डेल्टा टी में जो एरिया बन रहा है वो डेल्टा ए बन रहा है। अगर मैं अगली बार थोड़ा सा और टाइम इंटरवल लेता हूं जो कि सेम मेरा डेल्टा टी के बराबर है, तो फिर से मेरे को क्या एरिया मिलेगा, फिर से मेरे को डेल्टा ए ही मिलेगा। मतलब जितनी बार मैं डेल्टा टी टाइम इंटरवल लूंगा उतनी बार मेरे को बराबर एरिया मिलेगा डेल्टा ए। अगर मैं टी टाइम इंटरवल ले लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। चाहे मैं यहां ले लूं, चाहे मैं यहां ले लूं, चाहे मैं यहां ले लूं, हर बार इक्वल टाइम इंटरवल पे मेरे को बराबर एरिया ही मिलेगा। इसका मतलब डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, जिसको मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बोल रहा हूं या चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रहा हूं, वो हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। चलिए इसकी प्रूफ की बात कर लेते हैं। इसको मैं क्या मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं, हाँ मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ केपलर सेकंड लॉ। मतलब केपलर सेकंड लॉ को मुझे अगर प्रूफ करना है तो मैं किस तरीके से प्रूफ कर सकता हूं, ठीक है। अगर मुझे केपलर के सेकंड लॉ को प्रूफ करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे खाली ये प्रूफ कर देना होगा कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, हमेशा क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही होगी। वो बार बार चेंज नहीं होगी, वो वेरिएबल नहीं होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लेट अस सपोज दैट एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने पहले बताया हुआ है कि होता इलिप्टिकल ऑर्बिट है, बट मैथमेटिकल एनालिसिस में हम उसको एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़े एरिया की बात हो रही है, बहुत बड़े रीजन की, तो हम क्या करते हैं, उसको इलिप्टिकल ना मान के सर्कुलर मान लेते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट ये मेरा सन रखा हुआ है, और सन मेरा क्या हुआ, पहले अर्थ मेरा यहां पे था, बाद में मूव करके मेरा यहां आ गया, ठीक।
चलिए तो लेट अस सपोज दैट इसको मैं क्या बोलता हूं, इस वाले डिस्टेंस को मैं r बोल देता हूं। ये अर्थ मेरा पॉइंट A से मूव करके पॉइंट B पे चला गया, तो इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं, इस डिस्टेंस को लेट अस सपोज दैट मैं डेल्टा x बोल देता हूं। ठीक, चलिए तो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। मुझे ट्रायंगल जैसा दिख रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक, मान के चलता हूं ये मेरा कर्वी लीनियर पाथ है, बट मैं कर्व ना लेके इसको एक लीनियर लाइन ही कंसीडर कर लेता हूं, एक ट्रायंगल जैसा इमेजिन कर लेता हूं। तो अगर मैं ट्रायंगल जैसा इमेजिन करता हूं तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा, मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB अगर मैं ले लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB मान लेता हूं, तो ये क्या बनता है मेरे पास, ये सिंपली बनेगा मेरे पास हाफ इंटू का बेस इंटू का हाइट। ठीक है, तो एक अप्रोक्सीमेट फिगर के लिए हम क्या मान ले रहे हैं, बेस को हम r मान लेते हैं और हाइट को मैं क्या मान लेता हूं, डेल्टा x। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1/2 इंटू का r इंटू का डेल्टा x, ये मेरा बनके तैयार हो गया। तो मेरा जो एरिया बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1/2 r इंटू का डेल्टा x। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ही हमने उठाया हुआ है। आप लोगों के माइंड में आएगा कि एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, बट ये एग्जैक्ट ना होकर हम इसको एक अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े रीजन की बात हो रही है। ठीक, तो एक अप्रोक्सीमेट एरिया हमने बना दिया। तो ये एरिया क्या बन गया मेरे पास, ये एरिया बन गया मेरे पास। चलो इस एरिया को मैं डेल्टा ए बोलता हूं, तो डेल्टा ए क्या बन गया मेरे पास, डेल्टा ए बन गया मेरे पास 1/2 इंटू का r इंटू का डेल्टा x। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लाना है। अगर मुझे डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लाना है तो मैं क्या करता हूं, बोथ साइड डेल्टा टी का डिवाइड कर दूं। अगर मैं बोथ साइड डेल्टा टी का डिवाइड कर देता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2 r इंटू का डेल्टा x अपॉन का डेल्टा टी। और ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी क्या है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी तो प्लैनेट वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर कंसीडर कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो बन जाएगा मेरे पास 1/2 इंटू का r इंटू का v बन जाएगा। ठीक, तो ये बन के मेरा तैयार हो गया। ये v कैसी है, ये v मेरी लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी है तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूं। कैसे मॉडिफाई करूं, मैं इस v को मोमेंटम में कन्वर्ट कर देता हूं। मोमेंटम में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी से क्या बन जाएगा, वेलोसिटी से बन जाएगा मोमेंटम अपॉन का मास। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहां पे डेल्टा a डिवाइडेड बाय डेल्टा t को लिख दिया 1/2 r, और b की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, p/m। तो ये क्या बन गया मेरे पास, p/m। अब ये p/m हमने क्यों लाया उसको, इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि यहाँ पे मेरे को r दिख रहा है, रेडियस दिख रहा है, और अगर मैं यहाँ पे p ले आता हूँ दैट इज मोमेंटम, तो मोमेंटम इनटू रेडियस क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम मेरे को रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन की एक प्रॉपर्टी है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे एंगुलर मोमेंटम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे देख सकता हूं p इंटू आर क्या बन जाएगा, p इंटू आर बन जाएगा मेरे पास एंगुलर मोमेंटम, जिसको मैं कैपिटल L से डिनोट करता हूं। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, डेल्टा a अपॉन का डेल्टा t इज इक्वल्स टू 1/r। p इंटू आर की जगह हम क्या ले सकते हैं, p इंटू आर की जगह हम L ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक फाइनल एक्सप्रेशन बनके तैयार हो गया। ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है मेरे पास, डेल्टा a डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल्स टू L अपॉन का 2m। अब सवाल आता है कि हमें L तक क्यों पहुंचे, हम L तक इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि हम पहले जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि किसी भी रोटेशनल मोशन में या किसी भी सर्कुलर मोशन में जो मेरा एंगुलर मोमेंटम नाम की प्रॉपर्टी होती है वो कंजर्व्ड होती है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, वो वेरी नहीं करती है, वो एक वेरिएबल नहीं होती है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मैं L देख रहा हूं, तो L मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही होती है, जो चेंज नहीं होती है। 2 को देख रहा हूं तो वो तो अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो अपने आप में कांस्टेंट है। और m को देख रहा हूं, m क्या है, m मेरा मास ऑफ प्लैनेट है। मास ऑफ प्लैनेट भी मेरा कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं यहां देख रहा हूं कि तीनों ही क्वांटिटी मेरी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा डेल्टा a डिवाइडेड बाय डेल्टा t बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही बनेगी। इसलिए बोल सकते हैं कि द एरियल वेलोसिटी विल ऑलवेज कांस्टेंट, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया
with respect to time is always constant. This is the proof of Kepler's second law. ये Kepler's का प्रूफ, Kepler's के सेकंड लॉ का प्रूफ है। इसको देख सकते हैं, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, सिंपल इजी फॉर्म में हमने इसको समझाया हुआ है। किताबों में कई बार ये वेक्टर्स की फॉर्म में, बट इसको वेक्टर्स की फॉर्म में ना होकर स्केलर फॉर्म में ही सॉल्व किया हुआ है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन Kepler's के थर्ड लॉ के बारे में। चलिए अब बात करते हैं Kepler's के थर्ड लॉ के बारे में। Kepler's का थर्ड लॉ क्या बताता है? Kepler's का थर्ड लॉ के कारण ही हमको पता चलता है कि कोई भी प्लैनेट जो है वो अपना एक रेवोल्यूशन या एक साइकिल कितने टाइम में कवर करता है। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ का जो एक साइकिल होता है वो 365 डेज का होता है, जिसको हम 1 ईयर बोलते हैं। तो ये हमको कैसे पता चला है? ये हमको Kepler's के थर्ड लॉ के बारे में ही पता चला है। जैसे अर्थ से थोड़ा दूर मार्स है, तो मार्स का जो साइकिल है वो अर्थ से थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है। अगर उसको हम समझे कि अर्थ डेज के हिसाब से कितना होता है, तो अप्रॉक्स टू 687 दिनों के बराबर, अर्थ डेज के बराबर मार्स का एक साइकिल बनता है। तो ये चीजें कैसे पता चलती है? ये चीज हमको पता चलती है Kepler's के थर्ड लॉ के बारे में। तो Kepler's का थर्ड लॉ क्या बताता है उसको जनरली अपन थोड़ा समझते हैं। जैसे लेट अस सपोज दैट, मैंने बोला कि एक मेरा प्लैनेट है जो कि मेरा ये रिवॉल्व करता है, ठीक है। मैंने बोला कि अगर इसका रेडियस छोटा सा होगा तो सीधी सी बात है, इसको एक रेवोल्यूशन करने में जो समय लग रहा है, जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अगर छोटा सा रेडियस होगा तो सर्कल को कवर करने में छोटा सा टाइम पीरियड लगेगा। सीधी सी बात है, अगर बड़ा टाइम पीरियड होगा, बड़ा रेडियस होगा तो कवर करने में बड़ा टाइम पीरियड लगेगा। अगर और बड़ा होगा तो और ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा रेडियस बड़ा होता जाएगा, टाइम पीरियड भी बड़ा होता जाएगा। तो रेडियस और टाइम पीरियड के बीच में एक रिलेशन है। उस रिलेशन को किसने समझाया हुआ है? उस रिलेशन को Kepler's ने समझाया हुआ है। इसलिए अपन इसको Kepler's का थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो Kepler's का जो थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है वो टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। चलिए इसको टेक्निकली थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं। टेक्निकली करेक्ट क्या है ये? तो Kepler's का थर्ड लॉ बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है उसको समझ लेते हैं जरा सा। चलिए, तो ये अभी जो डायग्राम हमने बनाया था ये सर्कल के फॉर्म में बनाया था। अगर मैं इसको इलिप्स के फॉर्म में बनाऊं तो कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। और फिर क्या होगा? एक मेरे पास क्या होगी? माइनर एक्सिस, और एक क्या होगी मेरे पास? मेजर एक्सिस। तो Kepler's क्या बोल रहे हैं? Kepler's बोल रहे हैं कि ये जो सेमी मेजर एक्सिस है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? R बोल रहा हूं। इस R पे डिपेंडेंट है टाइम पीरियड। जितना ज्यादा R होगा, टाइम पीरियड भी उतना ज्यादा होगा। और किस रेशियो में काम कर रहा है? तो इस रेशियो में काम कर रहा है। अब मैं रिपीट करता हूं कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये कहलाता है मेरा Kepler's का थर्ड लॉ। और इसी से क्या होता है, जैसे ही मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा? t² इज इक्वल्स टू k इंटू r³ बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा। और अगर मेरे को टाइम पीरियड पता करना है तो कैसा पता चल जाएगा? √k r³। यहाँ पे k जो है मेरा एक कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम Kepler's कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Kepler's कांस्टेंट। आगे चल के हमको इस Kepler's कांस्टेंट की वैल्यू भी मिल जाएगी, और इससे मुझे क्या पता चल जाएगा? इससे मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो जो हमारे अर्थ का टाइम पीरियड है वो है 365 डेज। तो ये 365 डेज कैसे पता चला है? वो इसी फॉर्मूले से हमको पता चला है, इसी फॉर्मूले से हम उसको बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या Kepler's के थर्ड लॉ को हम प्रूफ कर सकते हैं? हाँ, Kepler's के थर्ड लॉ को हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए Kepler's के थर्ड लॉ को अपन प्रूफ करते हैं। Kepler's का थर्ड लॉ किस तरीके से प्रूफ होगा? तो चलिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अल्टीमेटली ये प्रूफ करना होगा क्या? t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। मतलब मुझे मैथमेटिकली अगर मैं इसको डिराइव कर देता हूं तो Kepler's का थर्ड लॉ मेरा प्रूफ हो जाता है, ठीक। तो इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? इसको डिराइव करने के लिए क्या करता हूं? एक डायग्राम बनाता हूं। मैंने एक डायग्राम क्रिएट कर दिया। लेट अस सपोज दैट मैंने डायग्राम क्रिएट कर दिया। ये मेरा कोई प्लैनेट है, जैसे लेट अस सपोज दैट ये अर्थ है। ये गोल गोल घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये मेरा सन रखा हुआ है। ये सन क्या कर रहा है? इसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है, खींच के रखा हुआ है। अर्थ बाहर भागना चाहता है, सन खींच के रखा हुआ है, तो ये गोल गोल घूम रहा है।
तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है F इज इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ सन। कैपिटल M को मैं क्या मान लेता हूँ? इसको मैं मास ऑफ सन मान लेता हूँ, और जो अर्थ है मेरा उसका मास को मैं क्या मान लेता हूँ? स्मॉल m मान लेता हूँ। तो मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ, ये हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है। दो पार्टिकल्स है मेरे पास, एक है मेरे पास सन और दूसरा है मेरे पास अर्थ। तो कैपिटल M क्या हो गया? मास ऑफ सन, और स्मॉल m क्या हो गया? मास ऑफ अर्थ हो गया। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज डिस्टेंस में क्या मान लेता हूं? r मान लेता हूं। तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? r का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गई। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से दोनों प्लैनेट्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है मेरे पास? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन का r स्क्वायर। ठीक है। हमारे पास एक और थ्योरी, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली थ्योरी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ थ्योरी क्या बोलती है कि इनके बीच में जो फोर्स है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा मेरे पास mv² अपॉन का r। तो चाहे मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की थ्योरी वाली बात करूं, चाहे मैं ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फोर्स की बात करूं, दोनों फोर्स मेरा एक ही है, उसको मैं अलग अलग थ्योरी से समझ रहा हूं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाली थ्योरी समझ रहा हूं और ये मैं ग्रेविटेशनल फोर्स वाली थ्योरी समझ रहा हूं। तो ये दोनों ही फोर्स मेरा बराबर है। अगर दोनों ही फोर्स मेरा बराबर है तो मैं क्या करता हूं? दोनों को इक्वेट कर देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? mv² अपॉन का r इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन का r स्क्वायर। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं? एक r से एक r कैंसिल कर देते हैं, एक मास से ये वाला मास कैंसिल कर देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बच रहा है कि v² इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन का r। ठीक, लेकिन मुझे लाना क्या है? मुझे तो t लाना है, t² लाना है। इसका मतलब मेरे को इस v में से t लाना पड़ेगा। कैसा? v क्या है? मेरा स्पीड है, स्पीड ऑफ द प्लैनेट है। स्पीड है तो कैसे बोल सकता हूं? अगर मैं एक रेवोल्यूशन की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा? कैपिटल T, मतलब मुझे कैपिटल T मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है कि v को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2πr डिवाइडेड बाय कैपिटल T। तो ये इसका स्केलर मैग्नीट्यूड फॉर्म मेरे को मिल रहा है। तो इस v की जगह क्या लिख सकता हूं? इस v की जगह लिख सकता हूं 2πr अपॉन का कैपिटल T टू द होल स्क्वायर। ये मेरा बनके तैयार हो गया। और इधर क्या होगा मेरे पास? इधर हो जाएगा मेरे पास कैपिटल G कैपिटल M अपॉन का r। ठीक, चलिए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहां से वाला पार्ट मिटा देता हूं मैं। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? यहां पे मुझे क्या दिख रहा है? 2πr का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा मेरे पास 4π² r स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे t दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? t का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या दिख रहा है मेरे को? इधर दिख रहा है मेरे को gm अपॉन r। तो मेरे ये बन गया। ठीक, अब मैं क्या देख रहा हूं? मेरे को t² ऊपर लाना है, लेकिन ये नीचे है। तो मैं क्या करता हूं? फ्लिप कर देता हूं इस इक्वेशन को। तो ये कैसा बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा t² अपॉन का 4π² r स्क्वायर बराबर r अपॉन का gm। मैंने बोथ साइड क्या कर दिया? इसको फ्लिप कर दिया, इन्वर्स कर दिया बोथ साइड। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये r स्क्वायर है, ये r है। अगर मैं इस तरफ पहुंचाऊं तो मुझे r³ मिल जाएगा। तो कैसा होगा मेरे पास? ये बन जाएगा t² 4π² फिर r स्क्वायर इंटू r, तो क्या बन जाएगा? r³, और फिर क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय gm बन जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इस वाले पार्ट को देख रहा हूं, ये वाला पार्ट मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है? 4π² g और m। 4 अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, पाई अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो ये खुद अपने आप में कांस्टेंट है, और m क्या है? m मेरा मास ऑफ द प्लैनेट है, या मैं अर्थ बोल रहा हूं तो मास ऑफ द अर्थ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी मेरी कांस्टेंट है। जब ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है तो कैसा बन जाएगा? t² इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ r³। और अगर मैं k और इक्वेशन को हटाता हूं, इक्वल्स टू और k के साइन को हटाता हूं, अगर मैं कांस्टेंट को हटाता हूं तो सीधी सी बात है क्या बन जाएगा? t² is directly proportional to r³ which is the proof of Kepler's third law of planetary motion। और यहां से मेरे को एक चीज और पता चल जा रही है, मुझे यहां से आपका k की वैल्यू भी मिल जा रही है। k की वैल्यू क्या मिल रही है? k की वैल्यू मिल रही है मेरे को 4π² अपॉन का gm। तो ये क्या मिल गया मेरे को? ये मेरे को केप्लर्स कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। बाकी सारी वैल्यू तो आप जानते हो, कैपिटल G की वैल्यू भी आप जानते हो 6.67 × 10⁻⁻11 जो होती है। मास ऑफ अर्थ आप जानते हो 6 × 10⁻24 की है। जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो मेरे को क्या होगा? मेरे को केप्लर्स कांस्टेंट की वैल्यू मिलके तैयार हो जाएगी।
दिस इज द प्रूफ फॉर केप्लर्स थर्ड लॉ। चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।